Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. As we have completed our chapter Life Process, so today we will do the back exercise, that is NCERT exercise of chapter Life Process. The very first question is the kidney in human beings are a part of the system for. जो किडनी है आपकी ह्यूमन बींग्स में वो किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का या ट्रांसपोर्टेशन का? द करेक्ट आंसर इज kid excretion ka. Okay, so the correct answer is your C, that is excretion. The xylem in plants are responsible for, जो xylem है आपके plant में किस चीज़ के लिए responsible है? That is transport of water, transport of food or transport of amino acid or transport of oxygen. We know that xylem helps in transport of water and minerals. So we will write the answer as transport of water is the correct answer. The next question is the autotrophic mode of nutrition requires. जो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ द अबव. वी नो दैट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज योर photosynthesis. They follow photosynthesis, and in photosynthesis we need carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. So all the above are correct options. Now the next part is next question. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. जो आपका ब्रेकडाउन है पायरोवेट का, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करता है, जो पायरोवेट को ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में? जब ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है दैट इज इन साइटोप्लाज्म, बट पायरोवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है वो कहाँ बनता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. सो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर. हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? हमारी बॉडी में फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? ओके और कैसे डाइजेस्ट होते हैं? ओके, सो द फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये आपको पता है कि कंप्लीट डाइजेशन आपके फूड की जो होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. सो इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज फॉर दिस पर्पस. सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करता है सिक्रीशन किसका? लिवर या पेंक्रियाज की, ताकि कंप्लीट डाइजेशन हो सके आपके फूड की. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ यूजुअली एसिडिक इन नेचर. जो फूड होता है आपका वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, एंड इट हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन. एल्कलाइन बनाना पड़ता है सो दैट पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, ताकि पेंक्रियाटिक एंजाइम उस पर वर्क कर सके. बाइल जूस प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एकम्प्लिश दिस प्रोसेस. एंड हम सबको पता है कि बाइल जूस जो लिवर से निकलता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ the fats are usually present in intestine in the form of large globules. large globules में फॉर्म पड़े हुए होते हैं इंटेस्टाइन में. सो जिस पे बाइल सॉल्ट आके एक्ट करते हैं एंड बाइल सॉल्ट उसे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. ओके, so the pancreas helps in secreting pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats. Now the wall of the small intestine contains glands which secretes intestinal juice. The enzymes present in it finally converts the protein to amino acid, complex carbohydrate into glucose and fats to fatty acid and glycerol. So जब फैट्स आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, दैट शोज कि आपका फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का रोल क्या है फूड को डाइजेस्ट करने में? आपको पता है कि सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है. ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो दैट आपकी बॉडी उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके, यूज़ कर सके. So the food we intake is a complex in nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, then it has to be broken into smaller molecules. This process is mainly done with the help of a biological catalyst called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give
Sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing the muscular tongue. Hence, saliva plays a pivotal role in the digestion and absorption of food. Clear? The next question is, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproduct? नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी आपकी? एनर्जी और कार्बन रिक्वायरमेंट चाहिए सो दैट फोटोसिंथेसिस हो सके. Now it is defined as the process by which autotrophs take in substances from the outside surrounding and convert them into stored forms of energy. This substance is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. यही पढ़ाया था हमने. The main purpose of carbohydrate is to provide energy to the plant. The carbohydrates are not utilized immediately. कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया बट वो एकदम से यूटिलाइज नहीं होता. बट दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व. द स्टोर्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. क्लियर? सो व्हाट आर द डिफरेंस? द बाय प्रोडक्ट क्या हुआ आपका? दैट इज ऑक्सीजन. Okay, now what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. Aerobic respiration में क्या था? It takes place in the presence of free oxygen. CO2 वाटर एंड एनर्जी देगा आपको. फर्स्ट स्टेप आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ग्लाइकोलिसिस कहलाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म में होता है. और नेक्स्ट स्टेप आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में. एंड ये सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है. और इसमें क्या होता है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का. क्लियर है ना? सो एनारोबिक में क्या होगा आपका? एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन है, एल्कोहल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी. इवन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में ही होगा बट सेकंड स्टेप आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता. क्लियर है यहाँ तक? और अगर होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती. इसमें ग्लूकोज प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता. द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. छोटे छोटे में होते हैं. एग्जाम्पल क्या है आपका? ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स लाइक टेप वर्म. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज? एल्वुलाई कैसे फंक्शन करते हैं बेसिकली कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, तो कैसे काम करते हैं आपका? द लंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. लंग्स आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का. The passage inside the lungs divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures called as alveoli में convert होते हैं आपके divide होके वो. Then alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli usually contains an extensive network of blood vessels. We know that when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger. ये हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं. Because of this action, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. क्लियर? अब आपकी एयर अंदर आ गई है. क्लियर? अब एयर अंदर आ गई, वो एयर मिक्स होएगी ब्लड के साथ. देन ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होएगा, टिश्यूज उसे यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस आएगा आपका. देन वही एल्वुलाई में जाएगा, एल्वुलाई वापस अपने नॉर्मल शेप में आएगी एंड डायफ्राम नॉर्मल हो जाएगा एंड ऐसे CO2 बाहर निकल जाएगी. द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड सप्लाई इट टू एल्वुलाई. द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वुलर blood vessels to be transported to all the other cells of the body. During normal breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. Clear? Now the next question is, what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies? कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा आपका प्रॉपरली. सेकेंडली वहाँ पर अब आपका क्या होगा? जब सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, लीड टू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू अनीमिया. So hemoglobin is a protein responsible for transportation of oxygen to the body cells for cellular respiration. Deficiency of hemoglobin can affect the oxygen carrying capacity of RBCs. This lead to lack of oxygen in our body cells.
Hemoglobin deficiency leads to a disease called as anemia. Okay, the next question is describe double circulation in human beings. डबल सर्कुलेशन क्या है कि सिंगल साइकिल 2 बार हो रही है, मीन्स हार्ट में 2 बार साइकिल्स आ रही हैं, दैट इज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी. So this process helps in separating oxygenated blood from deoxygenated blood to maintain a constant body temperature. अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, पल्मनरी सर्कुलेशन दैट इज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट्स. क्लियर है? Now the pulmonary circulation is the right ventricle pumps deoxygenated blood into the lungs where it is oxygenated. The oxygenated blood is brought back to the left atrium. From there it is pumped into the left ventricle, and finally the blood goes into the aorta for systemic circulation. Now what is systemic circulation? The oxygenated blood is pumped to various parts of the body from the left ventricle. The deoxygenated blood from different parts of the body passes through the vena cava to reach right atrium. The right atrium transfers the blood into right ventricle. This is how the double circulation takes place. Now the next question is, what are the difference between the transport of materials in xylem and phloem? आपको पता है xylem क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बट एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, फूड दोनों डायरेक्शंस में होता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको एल्व्यूलाई जो लंग्स में एंड जो नेफ्रॉन किडनी में है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना है. सो फर्स्ट वी विल कंपेयर द एल्व्यूलाई एंड नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स एंड देन देयर फंक्शंस. Alveoli का structure, alveoli are tiny balloon-like structures present inside the lungs, whereas nephrons are tubular structures present inside the kidneys. Now the second, the walls of the alveoli are 1 cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries. जबकि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है एंड लॉन्ग रेनल ट्यूब होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? कि आपका एल्वेलाई O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है, एंड किडनी क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में एंटर कर रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. सो इट शोज दैट एल्वेलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज और नेफ्रॉन क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट. सो क्लास प्लीज कॉपी ऑल दिस आंसर्स as these are your NCERT back exercise. That's all for today. Thank you.